नमस्कार और कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2025। पिछले 2 दिनों यानी 5 और 6 अक्टूबर को भारत की अदालतों और कानूनी दुनिया में काफी कुछ घटा है। हम आज कुछ सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों पर गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर उन पहलुओं पर जो कोर्ट प्रैक्टिस से जुड़े लोगों के लिए अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, हमारा इरादा सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे के कानूनी नुक्ते, प्रक्रियाओं और उनका संभावित असर क्या हो सकता है उसको समझना है। पिछले 48 घंटों में कुछ ऐसी घटनाएं और फैसले हुए हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। हाँ? तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले उस घटना पर बात करते हैं जिसने शायद सबको चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश। ये तो अपने आप में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व और बेहद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। वकील राकेश किशोर द्वारा चीफ जस्टिस BR गवई की तरफ जूता उछालने का प्रयास, ये न्यायिक प्रक्रिया और संस्थान के सम्मान पर सीधा हमला है। हालांकि जिस तरह चीफ जस्टिस गवाई ने आपा खोए बिना कार्यवाही जारी रखी, वो उनके संयम को दर्शाता है। हाँ, वो शांत बने रहे। जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हल्के में लिया गया। सही कहा। लेकिन फिर कानूनी बिरादरी की प्रतिक्रिया काफी तेज रही। मेरा मतलब है बार काउंसिल और SCBA ने तुरंत एक्शन लिया। हाँ, और ये जरूरी भी था। बिल्कुल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA दोनों ने वकील राकेश किशोर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तुरंत मतलब अब वो देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये एक बहुत कड़ा संदेश है कि इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री, सॉलिसिटर जनरल और कई कानूनी संघों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। इसे न्यायपालिका पर हमला बताया है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोर्ट ने आरोप दर्ज करने से मना कर दिया। हाँ, संभव था। ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ने शायद मामले को व्यक्तिगत स्तर पर तूल न देने का फैसला किया, लेकिन संस्थागत स्तर पर, जैसा आपने कहा, BCI और SCBA ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत संयम और संस्थागत अनुशासन दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। वकीलों के लिए एक सबक है कि असहमति या फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने का ये तरीका ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पहलू है अदालती प्रक्रिया का सही इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की कि दीवानी रंजिश के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी हाँ। और ऐसे मामलों में हाई कोर्ट्स को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये टिप्पणी किस संदर्भ में आई और इसके क्या मायने हैं? कोर्ट प्रैक्टिस के लिहाज से ये कितना अहम है? ये एक बेहद बेहद अहम टिप्पणी है। ये अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की बात करती है। अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी विवाद या लेन देन जैसे जो सिविल मामले होते हैं ना, हाँ होते हैं, उनको निपटाने के लिए या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए क्या करते हैं कि धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात जैसी धाराओं में FIR दर्ज करा दी जाती है। अच्छा, मतलब सिविल केस को क्रिमिनल बना दिया जाता है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पहली नजर में प्राइमा फेसी ऐसा लगे कि मामला मूल रूप से सिविल प्रकृति का है और उसे जानबूझकर आपराधिक रंग दिया जा रहा है, तो हाई कोर्ट को CRPC की धारा 482 के तहत अपनी जो शक्तियां हैं, इनहेरेंट पावर्स, जी, इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके ऐसी कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए, उसे क्वॉश कर देना चाहिए। तो ये वकीलों के लिए भी एक तरह की गाइडलाइन हुई कि किस तरह के मामलों को आपराधिक दायरे में लाना उचित है और कब सिविल रेमेडी ही सही रास्ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ हाईकोर्ट के लिए निर्देश नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और निचली अदालतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उद्देश्य है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अनावश्यक बोझ न पड़े और उसका इस्तेमाल व्यक्तिगत बदला लेने या सिविल विवादों को शॉर्टकट से निपटाने के लिए ना हो। न्याय का दुरुपयोग रोकना। हाँ, न्याय के दुरुपयोग को रोकना इसकी मूल भावना है। अदालती प्रक्रिया और समानता की बात चली है तो राजस्थान हाईकोर्ट का वो निर्देश भी काफी चर्चा में है। जयपुर के पूर्व शाही परिवार के वंशजों को अपनी याचिकाओं से महाराज और राजकुमारी जैसे उपसर्ग हटाने को कहा गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने शायद अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। कानून के सामने सब बराबर। अच्छा। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने साफ कहा कि अदालत में सभी पक्षकार समान हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये एक 24 साल पुराना संपत्ति विवाद का मामला है। 24 साल पुराना? हाँ,
और कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 13 अक्टूबर तक ये शाही टाइटल नहीं हटाए गए तो केस खारिज किया जा सकता है। ये याद दिलाता है कि अदालती कार्यवाही में दिखावे या पदवी का कोई स्थान नहीं है, केवल कानून और तथ्य। मतलब कोर्ट के सामने सब बराबर। चलिए अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम मामले पर आते हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, उनकी हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जी, सोनम वांगचुक लद्दाख में राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हाँ, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। जी, अब उनकी पत्नी गीतांजलि वांगमो ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। हेबियस कॉर्पस, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रिट है। बिल्कुल, ये एक मौलिक रिट याचिका है। इसके जरिए अदालत किसी व्यक्ति की हिरासत की कानूनी वैधता की जांच करती है। याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक की हिरासत अवैध और मनमानी है और उन्हें खुद भी, मतलब याचिकाकर्ता को भी, फैक्चुअली घर में नजरबंद जैसा रखा गया है। तो कोर्ट का इस पे क्या रुख रहा? क्या उन्हें तत्काल रिहाई मिली? नहीं, कोर्ट ने तत्काल रिहाई का आदेश नहीं दिया है। अभी उन्होंने केंद्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अच्छा, जवाब तलब किया है। जी, और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की है। हेबियस कॉर्पस याचिकाओं में कोर्ट आमतौर पर सरकार से हिरासत का आधार पूछता है। प्रशासन का कहना है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें दुर्भाग्यवश जानें भी गईं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत जरूरी थी। अब कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर तय करेगा कि हिरासत कानूनी तौर पर सही है या नहीं। ये मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आरक्षण से जुड़े एक मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी आरक्षण को 42% तक बढ़ाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। लेकिन क्या ये इंदिरा साहनी मामले में तय 50% सीमा का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल तो उठेगा ही। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और ये एक जटिल कानूनी मुद्दा है। देखिए, इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई थी। हाँ, वो लैंडमार्क जजमेंट है। बिल्कुल, लेकिन उसमें ये भी कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में इसे पार किया जा सकता है। अब स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण का मुद्दा थोड़ा अलग है। इस पर संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T लागू होते हैं। अच्छा, ये SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य करते हैं और राज्यों को OBC आरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति देते हैं। तेलंगाना सरकार का तर्क हो सकता है कि उनके राज्य में पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात को देखते हुए ये आरक्षण जरूरी है, जो शायद उनके हिसाब से असाधारण परिस्थिति हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, सिर्फ इंटरफेयर करने से मना किया है। हाँ, फिलहाल सिर्फ अंतरिम राहत देने से इनकार किया है, मतलब तेलंगाना सरकार के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। मामले की विस्तृत सुनवाई होनी बाकी है। कोर्ट शायद राज्य सरकार से डेटा और तर्क मांगेगा, ये देखने के लिए कि क्या ये 42% आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों और इंदिरा साहनी जजमेंट स्थानीय निकायों के संदर्भ में उसकी प्रयोज्यता को देखते हुए के हिसाब से सही है या नहीं। ये मामला राज्यों की आरक्षण नीतियां तय करने की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमाओं के बीच के संतुलन को दिखाता है। चलिए अब कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून की तरफ रुख करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है दिवाला और दिवालियापन संहिता मतलब IBC और चेक बाउंस मामलों के बीच के संबंध को लेकर। ये फैसला कंपनी निदेशकों के लिए काफी अहम हो सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, खासकर डायरेक्टर्स के लिए। अक्सर ये सवाल उठता था कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ IBC की कार्यवाही शुरू हो गई है, मतलब मोरेटोरियम लागू हो गया है, जी मोरेटोरियम लग गया है, तो क्या उसके निदेशकों पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी NI एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के लिए अलग से आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं? हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब साफ कर दिया है, हाँ चलाया जा सकता है। अच्छा, इसका आधार क्या है? क्या IBC की कार्यवाही डायरेक्टर की व्यक्तिगत देनदारी को खत्म नहीं करती? नहीं, कोर्ट ने यही समझा है। देखिए, IBC की कार्यवाही और मोरेटोरियम कंपनी की देनदारियों से संबंधित है, कंपनी से। हाँ, लेकिन NI एक्ट की धारा 138 और साथ में पढ़ी जाने वाली धारा 141 के तहत चेक बाउंस के मामले में कंपनी के जो प्रभावी निदेशक होते हैं ना, उनकी व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी बनती है। ओके, पर्सनल लायबिलिटी। जी, पर्सनल क्रिमिनल लायबिलिटी। ये जिम्मेदारी कंपनी की देनदारियों से अलग है। इसलिए भले ही कंपनी IBC में चली गई हो,
चेक जारी करने के समय जो निदेशक कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार थे, उन पर धारा 138 का मुकदमा चल सकता है। ये तो लेनदारों के लिए बड़ी राहत की बात होगी जिनके चेक बाउंस हुए हैं। बिल्कुल, उनके लिए राहत है और निदेशकों के लिए एक तरह की चेतावनी भी है कि वे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से आसानी से बच नहीं सकते सिर्फ आईबीसी का हवाला देकर। ये तो वाकई निदेशकों को सतर्क करने वाला फैसला है। अच्छा, अब एक और मामला जो आम लोगों की जमा पूंजी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें लावारिस वित्तीय संपत्तियों और निष्क्रिय बैंक खातों तक पहुंचने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने की मांग की गई है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जनहित की मांग लगती है। आज के समय में लोगों के कई बैंकों में खाते होते हैं, बीमा पॉलिसियां होती हैं, म्यूचुअल फंड निवेश होते हैं। हाँ, काफी जगह पैसा लगा होता है। बिल्कुल, और समय के साथ या फिर व्यक्ति की मृत्यु के बाद अक्सर उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें इन सभी संपत्तियों की पूरी जानकारी नहीं होती। नतीजा ये है कि लाखों करोड़ रुपए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में लावारिस पड़े हैं। लाखों करोड़? जी हाँ, क्योंकि उनके सही दावेदार सामने ही नहीं आ पा रहे हैं। तो ये पोर्टल कैसे मदद करेगा? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऐसा एक केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बन जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम से सर्च करके ये पता लगा सकेगा कि क्या किसी बैंक खाते, बीमा पॉलिसी या किसी और निवेश में कोई लावारिस रकम पड़ी है। अच्छा, एक ही जगह सब पता चल जाएगा। हाँ, इससे लोगों को अपनी भूली बिसरी संपत्ति पर दावा करने में बहुत आसानी होगी। अभी आरबीआई का एक पोर्टल है UDAGM जो कई बैंकों के लावारिस जमाओं की जानकारी देता है, लेकिन इस याचिका में शायद सभी तरह की वित्तीय संपत्तियों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा है कि क्या यह संभव है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। देखना होगा उनका क्या जवाब आता है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। अगर ये लागू होता है तो आम आदमी को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ और फैसलों पर नजर डालते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी से जुड़े कथित CMRL सौदे के मामले में कांग्रेस विधायक अडूर प्रकाश की याचिका खारिज कर दी गई है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक की एक और याचिका खारिज की जिसमें राज्य सरकार द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका में देरी को माफ करने के केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो दोनों याचिकाएं खारिज हो गई। अच्छा, और एक मामला तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी का भी है। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने वाले आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर भी कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। हाँ, कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय पर भी सवाल उठाया। वो संबंधित जज के रिटायर होने के बाद दायर की गई थी। ओहो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई तमिलनाडु से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी रखा है। तो ये मामला अभी चल रहा है। एक और याचिका खारिज हुई है जो वकीलों और वादियों के बेहतर व्यवहार के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और सुधारों की मांग से संबंधित थी। जी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और राज्यों द्वारा स्थानीय वस्तुओं को कर लाभ देने के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हाँ, इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य ऐसा तभी कर सकते हैं जब ये भेदभावपूर्ण ना हो। मतलब टैक्स बेनिफिट देते समय भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये राज्यों की टैक्सेशन पावर्स और व्यापार पर उनके प्रभाव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, और वो गोकर्ण के पास गुफा में रह रहे रूसी बच्चों वाला मामला, उसमें क्या हुआ? हाँ, वो एक अनोखा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के पिता होने का दावा करने वाले इजरायली व्यक्ति की याचिका को तुच्छ बताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि जब बच्चे अपनी मां के साथ बिना वैध दस्तावेजों के लगभग 2 महीने तक गुफा में रह रहे थे तब वो कहाँ थे? ये तो मानवीय पहलू भी उठाता है। बिल्कुल, मानवीय पहलू के साथ साथ कानूनी प्रक्रियाओं पर भी सवाल हैं। अब जरा हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा समुदाय को OBC श्रेणी में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिए समय सीमा तय कर दी है। जी, सुनवाई आज यानी मंगलवार से शुरू हो रही है और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसके बाद कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस मामले में अब तेजी आ सकती है। और बॉम्बे हाई कोर्ट से एक और खबर है। पत्रकार JD हत्याकांड मामले में 4 दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाँ, ये 2018 में आजीवन कारावास की सजा पाए 4 दोषी हैं। उनकी जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ये भी एक हाई प्रोफाइल मामले में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ठीक है, अब दिल्ली हाईकोर्ट की बात करते हैं। एक पाकिस्तानी महिला ने याचिका दायर की है जो अपने भारतीय पति के साथ रहने के लिए वीजा चाहती है। जी, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये मानवीय और सीमा पार विवाह से जुड़े कानूनी मुद्दों का मामला है। देखना होगा सरकार का क्या स्टैंड रहता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद विध्वंस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाँ,
याचिका में कहा गया था कि विध्वंस से दंगे भड़क सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। प्रशासन पहले ही मस्जिद और मैरिज हॉल को ध्वस्त कर चुका है, ऐसा बताया गया है। केरला हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने के मामले की जांच के लिए SIT बनाई है। जी, सोने की मात्रा में कथित विसंगतियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है। ये मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मामला है। और मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाँ, काफी कड़ा रुख। कोर्ट ने टीवी के नेताओं की आलोचना की है, पार्टी प्रमुख विजय पर घटनास्थल से भागने का आरोप लगाया है और मामले की जांच के लिए SIT बनाने का आदेश भी दिया है। काफी गंभीर टिप्पणियां हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब कुछ अन्य कानूनी और नियामक खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। एक सैन्य अदालत आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने एक सैनिक के परिवार को पेंशन देने का आदेश दिया है, ये मानते हुए कि लंबे समय तक सैन्य तनाव कैंसर का कारण बन सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने नियमों का हवाला दिया है जिसमें धूम्रपान से संबंधित कैंसर को छोड़कर बाकी कैंसर को सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ावा माना गया है, जब तक कि इसके विपरीत सबूत न हो। यह सैनिकों के स्वास्थ्य और सेवा शर्तों से जुड़ा अहम मुद्दा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने PV आयनॉक्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। जी, आरोप है कि कंपनी ने वर्चुअल प्रिंट शुल्क यानी VPF को लेकर अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग किया है। यह फिल्म उद्योग और प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़ा मामला है। और आखिर में OCI कार्ड धारक खिलाड़ियों को BCCI के घरेलू क्रिकेट प्रतिबंध के खिलाफ अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। नहीं, उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। BCCI का नियम है कि केवल भारतीय पासपोर्ट धारक ही घरेलू टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। अदालत ने फिलहाल इस नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी खबरें। चीफ जस्टिस पर हमले की घटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों और टिप्पणियों तक काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल, इन मामलों से न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताएं, सामाजिक मुद्दे और कानूनी सिद्धांतों का विकास, ये सब सामने आता है। हर मामले के अपने मायने हैं। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हम देख रहे हैं कि अदालती मामलों, खासकर जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, उन पर मीडिया और सोशल मीडिया में तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं, बहस छिड़ जाती है और कई बार एक तरह का जनमत, एक पब्लिक ओपिनियन सा बनने लगता है। हाँ, ये आजकल बहुत होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बढ़ता हुआ बाहरी शोर है, ये जो निरंतर पब्लिक स्क्रूटनी है, ये कहीं ना कहीं जजों के फैसलों या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को अनजाने में ही सही प्रभावित कर सकता है? क्या न्याय के तराजू पर इस बाहरी दबाव का वजन भी पड़ने लगा है? इस पर सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये एक बहुत विचारणीय और गंभीर प्रश्न है। न्यायिक स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र के बुनियाद हैं। जजों से अपेक्षा की जाती है कि वो बिना किसी भय या पक्षपात के केवल कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला दें। लेकिन ये सच है कि आज के 24/7 मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया के दबाव वाले युग में यह काम और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्या जजों पर अवचेतन रूप से भी इस भारी शोर का असर पड़ता है? क्या इससे उनकी निष्पक्षता किंचित मात्र भी प्रभावित होती है? इस पर लगातार मंथन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, न्यायपालिका के भीतर भी और बाहर भी। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जनमत का दबाव न्याय के मूल सिद्धांतों पर हावी न हो पाए। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। ताजा कानूनी विश्लेषण और जरूरी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। नमस्कार।